पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन कमीशन इंडिया वो कब बना? तो 25 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, भारत के पहले चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अपन अगर बात करते हैं तो सुकुमार सेन, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया वाली आपको बहुत इजी लगेगी, बहुत इजी लगेगी, वो थोड़ी वर्ल्ड पॉलिटिक्स थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए उसका तो अपन एक क्लास रखेंगे, इंडिया की 2 रख लेंगे, फिर उसकी 1 रखेंगे, फिर इंडिया की 2 रख लेंगे, ऐसा करके काम हो जाएगा। ईवीएम का उपयोग संपूर्ण देश की बात करें अपन, है ना, एंटायर कंट्री की अपन अगर बात करें तो कब स्टार्ट हो गया था ईवीएम का मशीन का यूज? तो 2004 से, ठीक है ना, वो अपन सारी इलेक्शनों की सबकी बातें कर ली। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की फुल फॉर्म है ये, ठीक है, इसका इस्तेमाल कब शुरू किया चुनाव आयोग ने? तो वो कर दिया था 1990 में, ठीक है ना, चुनाव आयोग का जो शुरुआत कर दी 1990 में शुरू कर दी थी। और 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ खाली जगह, समझ में आ गई होगी आपके, राज्य विधानसभा स्टेट असेंबली के भी चुनाव हो गए थे, ठीक है, राज्यसभा नहीं होगा ना, स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा, जो स्टेट में विधानसभाएं होती है ना वो। तो ध्यान रखें 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा के लिए भी चुनाव कराए गए थे, मतलब जो स्टेट में होती है, राज्यों में जो विधानसभाएं होती है उसके लिए भी चुनाव हुए थे। और बाकी लोकसभा में खैर हुए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो बन के जाते हैं सांसद, है ना। और लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी? 16 सीटें जीती थी, तो वो रही थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, सीपीआई मुझे बोलते सीपीआई, ठीक है ना। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट जीत के नंबर 2 पे रही थी भाई, कब? पहले आम चुनाव में, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। फिर है खाली जगह, मतलब वो खाली जगह टाइप क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत है? तो राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, ठीक है ना, राज्य के नियंत्रण से अर्थव्यवस्था मुक्त होनी चाहिए, ये स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। अब भाई अलग अलग पार्टियां थी, अपन हर पार्टी के बारे में पढ़ चुके अपन, तो हालांकि हर पार्टी के कौन किसके नेता है वो भी पढ़ेंगे। जिस दिन आप सारी क्लास ले लोगे मतलब एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपका। फिर अगला, ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग क्या है कि एस.ए. डांगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी और अशोक मेहता, ये मतलब इनका ये किस किस पार्टी के संस्थापक मान लो, फाउंडर मान लो, या फिर इनका किस पार्टी से संबंध है, कैसा भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें आप किसके, एस.ए. डांगे भाई, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, ठीक है, हाँ, ये एस.ए. डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो मतलब सी इसका आंसर है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो भारतीय जनसंघ की थी, मीनू मसानी आपके हो जाएगी स्वतंत्र पार्टी के, अशोक मेहता जो हो जाएंगे आपके सोशलिस्ट पार्टी के, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। कोई छोटी मोटी गलती वैसा नहीं, बिल्कुल प्रॉपर वे में है, फिर भी पिछली क्लास में कोई छोटा मोटा डाउट आपके था तो उसको मैंने कमेंट पिन कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको करना ही है। 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाताओं का परसेंट जो एजुकेटेड थे तो मात्र 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, 85%, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की जिसकी 16 सीटें आई थी, ध्यान रखें, केरला में, केरल के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, पहली बार जो है वो सत्ता में आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए.ओ. हुम के द्वारा अपन ने सारी बातें की थी, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। भारत का संविधान दिनांक व सन को अंगीकृत किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेट एंड ईयर वाज अडॉप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सब जानते होंगे, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो दिन मतलब अंगीकृत किया गया, ठीक है ना, लागू किया गया, अलग चीज है वो सब अपने आगे पढ़ेंगे, हर चीज अपन को आगे आ जाएगी। भारत के तीसरे आम चुनाव कब हुए? तीसरा, पहला आम चुनाव 1952 में और तीसरे जो आम चुनाव है 1962 में, 10 साल ऊपर कर लो आप, ठीक है ना, ये तीसरे आम चुनाव हुए। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भारतीय, द फर्स्ट इंडियन बी टू बी अवार्डेड भारत रत्न, तो वो थे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ठीक है। भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व था? तो आपको पता ही है, अपने पहले कांग्रेस पार्टी थी जिसकी 1885 में स्थापना हुई थी, उसका लगातार 3 आम चुनाव में प्रभुत्व रहा। अब है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो वो हुए 24 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रखना ना, ये हस्ताक्षर सिग्नेचर की बात चल रही है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, मौलाना अबुल आजाद कलाम या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ध्यान रखें, स्वतंत्र भारत का मतलब है 1947 के बाद में, तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं वो अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर जो है रहे। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? सीधी सी बात है 1952 में हुआ, पहला आम चुनाव 1952 में। तो एक कैसा भी क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के बाद में, इंडिपेंडेंट के बाद में भी कौन सा होगा? 1952 वाला होगा पहला। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? फर्स्ट हेल्थ, मतलब हेल्थ मिनिस्टर जिसको अपन बोलते हैं, वो कौन बने? तो बने राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है ना, राजकुमारी अमृत कौर जो फर्स्ट अपने स्वास्थ्य मंत्री बनी। 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको बर्खास्त कर दिया? आपको बताइए कि ये जो पार्टी थी कांग्रेस, इसका प्रभुत्व था, लेकिन केरल में नहीं था, तो कैसे ही चालबाजी करके आर्टिकल 356 के तहत जो इन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया था। सारी स्टेप अपन पहले पढ़ चुके। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? मीनू मसानी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिल्कुल सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बताओ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें अपन, 1934 के अंदर जो है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्थापना हुई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक या फाउंडर कौन थे? तो आपको समझ में आ गया होगा, लेबर पार्टी, लेबर के लिए काम करने वाले, लेबर का भला सोचने वाले, सब कुछ नाम किनका आएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। दलितों का मसीहा कौन होगा? समझ में आ गई आपको, कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखो मैं अगर, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वापस क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और वहां पर मैं सोशलिस्ट पार्टी की बात की थी पीछे, वो थी अपनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ, और इसके संस्थापक कौन? आचार्य नरेंद्र देव। स्वतंत्र पार्टी का गठन किया, मतलब ऐसा मान लो कि फाउंडर कौन थे या गठन किया, बात एक ही है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी। भारत का संविधान बनकर रेडी कब हुआ? ये वेरी देखो, पिछले वहां पर क्या क्वेश्चन था, साइन कब हुए, अब ये बनकर रेडी कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, या फिर ऐसा मान लो कि लागू कब हुआ, तो अभी 26 जनवरी 1950 को। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कितनी सीटें जीती थी? ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 489 में से 364 सीट जो है पहले लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सीटें जीती, पूर्ण बहुमत इनका यहां पर आया था। फिर एक कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में कुल 126 सीटों में से कितनी सीटें मिली थी? अपन ध्यान रखना, 126, सिर्फ केरला की बात करें अपन, सिर्फ केरल की सीट के वहां पर जहां पर सरकारी बनी थी 60 सीटें जो इनकी आई थी, ठीक है। और नेक्स्ट, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कौन करेंगे? बताओ। शेड्यूल कास्ट, जब भी इनकी लेबर, जिनकी भी बात आएगी, शेड्यूल कास्ट हो चाहे लेबर, सबके अम्बेडकर साहब का नाम आना है। कांग्रेस के साम्यवादी कब अलग हो गए? कांग्रेस के जो साम्यवादी, कम्युनिस्ट ब्रेक अवे फ्रॉम कांग्रेस, तो कांग्रेस से कब अलग हो गए थे? दिसंबर 1941 को वो कांग्रेस से अलग हो गए, साम्यवादी गुट वाले लोग, ठीक है। अगला क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? आपको पता है ना, सीपीआई और सीपीएम, मार्क्सवादी और वो इंडिया हो गई थी, तो दोनों टूट के अलग हो गई थी 1964 में। फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किन दो पार्टियों में बट गई? वापस क्वेश्चन आ गया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपीआई और सीपीआई ब्रैकेट में एम, है ना, ये दो अभी भी पार्टियां हैं दोनों, ठीक है ना। तो ए व बी दोनों जो है इन दो के अंदर टूट गई थी। अगला है 1952 के लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ पार्टी ने कितनी सीटें जीती? भारतीय जनसंघ की बात कर रहे हैं, तो मात्र 3 सीट। नेक्स्ट, 1957 के लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की? अब सुनना, ये 1957 है, वो है 1952, ये 1957 में जीती थी 4 सीट, है ना, 4 सीट कंफर्म कर लेना, 57 में 4 सीट है और 52 में 3 सीट है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किसी पार्टी में है, मतलब ऐसा मान लो कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी नजर या झलक हमें किसी पार्टी में दिखाई देती है, या फिर उस पार्टी की लगभग जो बातें सेम है वो मानने वाले लोग हमें कहां नजर आएंगे? भारतीय जनसंघ में। नेक्स्ट है, उस पत्रिका का नाम बताइए जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में
सार्वभौमिक मताधिकार ऐसा पता रहा, ये वाली बात लिखी हुई है, ध्यान है ना। तो उस समाचार पत्र है, उस न्यूज पे, उस मैगजीन का नाम है ऑर्गेनाइजर, ठीक है ना। उसका क्या नाम है? ऑर्गेनाइजर। हिंदी में ऐसा भी आ सकता है ना, ऑर्गेनाइजर, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजर। वैसा ये इतना तो आप समझते ही हो, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ निम्न में से किसने कहा? हु अमंग द फॉलोइंग सेट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री? तो ये हिंदुस्तानी एडिटर के अंदर कहा गया था कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। कौन सा? वो इलेक्शन करवाने वाला, ठीक है ना, इलेक्शन वाली बात है। दोनों क्वेश्चन, ये वाला कोटेशन और ये वाला, ठीक है ना, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। 1952 के चुनाव को कितनी बार स्थगित करना पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार उसको पोस्टपोन करना पड़ा? तो 2 टाइम्स, ठीक है ना, 2 बार। अगला, 1952 के आम चुनाव कब से कब तक चले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अक्टूबर 51 से फरवरी 1952। 1952 के पहले आम चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने? जब 1952 का आम चुनाव हुआ था तो पहले आपको सबको पता है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत कब आजाद हुआ? सब जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रॉपर वे में आना चाहिए कि सन 1947 को 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन द मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15। आप सीधा 15 अगस्त मत लिखना, प्रॉपर जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी हुई है कि सन 1947 से 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो है भारत को आजादी मिली। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट या कथन है वो गलत है? देखो कि भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, बिल्कुल सही बात है। 2 नेशन थ्योरी पर बिल्कुल था। दूसरा, धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल का बंटवारा बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। यानी पंजाब एंड बंगाल जो है डिवाइड हुए थे वैसे रिलीजन, ठीक है ना। और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में से संगठित नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, बाद में बांग्लादेश बन गया था वो। और विभाजन की योजना में ये बात थी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला-बदली होगी, ये बात बिल्कुल शामिल नहीं थी, ठीक है। ये वाली बात गलत है, ठीक है ना। कौन सी बात गलत है? ये वाली बात गलत है कि आबादी विरोध होगी। वो सिर्फ अपना भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के बेस पे हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत पाक विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 560 या 565 या 570 या 585? तो ध्यान रखें 565 थी रजवाड़ों की संख्या, ठीक है ना, 565 थी रजवाड़ों की संख्या। फिर नेक्स्ट है द्विराष्ट्र सिद्धांत की। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस हो गया कि जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की वह कौन सा था? मतलब 2 नेशन थ्योरी वाज फर्स्ट टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी, तो उसकी मैं अगर बात करूं वो थी मुस्लिम लीग, ठीक है ना। इसने 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। मुस्लिम लीग थोड़ा सही लिख लेना भैया, आधा से होता है, मुस्लिम लीग हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नेशन थ्योरी। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? मतलब कि कब की बात करें? 1956 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी, ध्यान रखना। 14 तो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 की बात है, वेरी वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश। वेरी गुड। जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उसको अपन बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा जिन्स आ गया, ये जिस वर्ष का लेना, ये जो जिस वर्ष जो ये गर्म हवा रिलीज हुई या कब बनी, गर्म हवा मूवी का नाम है, ध्यान रखना ना। जो अपने एक वो साइड बुक में दे रखा होता है वहां पर है, 1973 के अंदर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 50 में क्वेश्चन बताओ, खान अब्दुल गफार खान को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सीमांत गांधी के, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। 51 देखो, देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? विच इंडियन लीडर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है भारत को एक करने में, भारत की सभी देशी रियासतों को एक करने में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हैदराबाद के शासक को आपको पता है क्या कहा जाता था? द रूलर ऑफ हैदराबाद कॉल्ड निजाम, ठीक है ना। तो उसको क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भाग जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि अपन इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो कहां पर सिद्धांत को अपनाया गया था? तो मणिपुर के अंदर। कहां पर? मणिपुर के अंदर।
अगला है दिसंबर 1952 में भारत में भाषाई आधार पर, देखो धर्म के आधार पर नहीं, भाषाई आधार पर एक गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश, यानी कि जिसके अपन कह सकते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे मैं बात करें तो वह था आंध्र प्रदेश। फिर है बॉम्बे राज्य का विभाजन, इन विच ईयर द बॉम्बे स्टेट वाज पार्टीशन, मतलब कब बॉम्बे अलग हुआ, तो बॉम्बे अलग हुआ था 1960 से। हर स्टेट के बारे में बता रखा है मैंने, वेरी सिलेक्टिव है, सारे फैक्चुअल फैक्ट है, याद करो। बॉम्बे राज्य जब अलग हुआ 1960 में तो किन बॉम्बे राज्य में विभाजित होने से पहले कौन सी दो भाषाएं बोली जाती थी, गुजराती और मराठी लैंग्वेज में बोली जाती थी, और भाषा के बेस पे अलग हो गया, ठीक है ना। तो देखो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण दिया गया, हैड गिवन ए स्पीच कॉल्ड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, बताओ किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अब आपकी बुक में फोटो भी दे रखी है, वो भाषण दे रहे हैं, ठीक है ना। विशाल आंध्र प्रदेश क्यों चलाया गया, ठीक है ना, मतलब ये है कि वाई वॉज द यूज आंध्र प्रदेश मूवमेंट, ये आंदोलन है, विशाल आंध्र क्यों चलाया गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए, एक आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए मूवमेंट इन्होंने चलाया था, और फिर आपको पता है आंध्र प्रदेश अलग भी हो गया था, अपन पूरी स्टोरी जान चुके हैं। वरिहत्तर पंजाब से निर्मित, जब वरिहत्तर पंजाब बना उससे कौन से दो स्टेट अलग हुए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उससे अलग हो गए। जब ये पहले था तो ये वरिहत्तर पंजाब के नाम से जाना जाता था, ग्रेटर पंजाब। फिर है निम्न राज्यों में से सन 2000 को किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट फॉर्म्ड इन द ईयर 2000, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिल्कुल तीनों का 2000 में, मणिपुर का 2000 में नहीं हुआ, आपको पता होगा क्योंकि अभी पीछे अपन ले चुके और आगे ले लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के उस नेता का नाम बताइए जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोधी था, विरोधी बात करिए अपन तो, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से भी ना, इन्होंने द्विराष्ट्र का मतलब आपको पता, मोहम्मद अली जिन्ना ने फुल सपोर्ट किया था, मणिपुर का निजाम भी चाहता था, और पोटी श्री रामुलु भी चाहता था कि बिल्कुल द्विराष्ट्र सिद्धांत, मतलब दो राष्ट्र बंटने चाहिए भारत और पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने इसने जो है विरोध किया था कि नहीं, गलत बात है। स्वतंत्र भारत की जनता को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को एक विशेष सत्र से संबोधित किया, उनका प्रसिद्ध भाषण किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। पीछे अपन ने क्वेश्चन ले भी लिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के भी आ जाए तो इसको भी अपन को जानना है, जो कि उन्होंने कहां पर दिया था, संविधान सभा को एक विशेष सत्र संबोधित किया था, उनका प्रसिद्ध भाषण जाना जाएगा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और जब भारत आजाद हो गया था 1952 के अंदर इलेक्शन भी हो गए थे, उस टाइम पर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री। 2014 में किस राज्य का निर्माण हुआ बताओ, ये तो ताजा है, समझ में आ गई होगी, तेलंगाना, वेरी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद से अलग। नेक्स्ट, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ, ये तो पता चल गया कि वरिहत्तर पंजाब से अलग निकले, लेकिन कब, 1966। वही तो मैं कह, धैर्य रखो, हर क्वेश्चन आपको आगे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किन देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्यों की तुलना में बहुत ज्यादा मुश्किल से हुआ, तो ध्यान रखें, हरियाणा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, चारों याद कर लेना, ठीक है ना, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, चारों का मतलब बी व सी दोनों। तो ध्यान रखें, ये चार वो रियासतें थी जिनका भारत संघ में जो विलय हुआ बहुत ज्यादा मुश्किल से हुआ, काफी मशक्कत इनको करनी पड़ी, ये ध्यान रखना। पूरी स्टोरी अपन ने पढ़ रखी है, कौन पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था वो सब। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के बने। विभाजन के पश्चात कौन कौन से दो राज्यों ने भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया, कहा कि हम तो आजाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो हैदराबाद व जम्मू कश्मीर के जो राजा थे इन्होंने कहा कि हम न तो पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे और न ही भारत में मिलना चाहेंगे। अगला है, असम से अलग करके मेघालय राज्य कब बनाया गया, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ मेघालय कार्व्ड आउट ऑफ असम, 1985, 72, 80 या फिर 60, तो ध्यान रखें असम से अलग हुआ था 1972 में मेघालय। आंध्र प्रदेश राज्य किस राज्य को विभाजित करके बनाया गया, आंध्र प्रदेश, विच स्टेट वाज बफर का स्टेट इनटू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था मद्रास से अलग, ठीक है ना, मद्रास से अलग हो गया था आंध्रा। नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नागालैंड स्टेट बना 63 में, 53 में,
40 में या 65 में, ध्यान रखना, नागालैंड बना था 1963 में। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विभाजन से बनाया गया? तेलंगाना स्टेट वाज क्रिएटेड फ्रॉम द बिफोर कास्ट, मतलब किससे अलग हुआ था तेलंगाना? तो अभी मैंने पीछे बता भी दिया आपको, 2004 में हैदराबाद से, 2014 सॉरी है ना, हैदराबाद से जो ये अलग हुआ था। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो बयान है या कौन सी बात जो है वो सही नहीं है? ये भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया। चारों बातें हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन बिल्कुल नहीं किया गया था। राज्य का स्वामित्व नहीं बताया गया था। इसमें कुछ उद्योगपति जरूर थे, उन्होंने कहा था कि राज्य का इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, अपन पढ़ा था, तो बिल्कुल बी इज करेक्ट। ये वाली बात मतलब गलत है, बाकी तीनों बातें सही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बॉम्बे प्लान क्या है, तो ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि मतलब आपके इसमें 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन मर जाए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें 2-2, 3-3 नंबर वाले भी हैं। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? यानी कि अंडर विच 5 ईयर प्लान लार्ज फंड्स वर अलोकेटेड फॉर यूज प्रोटेक्ट लाइक भाखड़ा नांगल। तो वो कौन सी थी? पहली थी ना, फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है ना, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ये किया गया। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो वो था लिबरलाइजेशन का। बाकी सभी तो थे। उदारीकरण जो है वो भारत की जो इंडिया पॉलिसी थी डेवलपमेंट की, उसमें उदारीकरण बिल्कुल नहीं था। नियोजन था, सहकारी खेती थी, आत्मनिर्भरता था, प्लानिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और सेल्फ रिलायंस सब था, लेकिन जो है उदारीकरण बिल्कुल नहीं था। भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया। हमने कहां से ग्रहण किया कि हमें नियोजन अर्थव्यवस्था यानी कि मैंने प्लानिंग इकोनॉमी अब होनी चाहिए? तो ये बॉम्बे प्लान, ठीक है ना, कौन से? फ्रॉम बॉम्बे प्लान। 78 देखो, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के 3 तत्वों में शामिल नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? कृषि का विस्तार होना चाहिए, बिल्कुल तो है ही है। दोहरी फसल लेना, बिल्कुल। अच्छे बीजों का प्रयोग करो। किसानों से राजस्व लेना नहीं, रेवेन्यू किसानों से लेने वाली बात बिल्कुल नहीं कही गई है, तो ये वाली बात जो है गलत है। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना, मैंने जानबूझ के उस टाइम नहीं बताया था, अभी पहले बात चली भी थी, क्योंकि आगे क्वेश्चन सब आ जाएंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 1951 से 1956। हर क्वेश्चन आएगा, हर टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं, जबरदस्त मेहनत की गई है, बहुत जबरदस्त। निम्न में से कौन सा कथन भूमि सुधार के बारे में गलत है, असत्य है? Which of the following statements about land reforms is false? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसानों को खेती इस्तेमाल करने के लिए राजस्व देना पड़ता था, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये क्या है कि फार्मर्स हैड टू पे रेवेन्यू टू यूज एग्रीकल्चर। बाकी तीनों बातें सही है। भूमि सुधार में क्या कि जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त की जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती करना का सुविधाजनक हो सके किसानों के साथ में। वरना एक यहाँ पर 2 बीघा यहाँ पर पड़ी है, एक बीच में गैप पड़ा है 10 बीघा, फिर वापस तो कैसे खेती करने जाएगा वो। और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। तीनों बातें सही है। तीनों ही क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भूमि सुधार आयोग या भूमि सुधार के बारे में कोई 2 बात लिखी है, तो तीनों बातें लिख दो। किसानों से इस्तेमाल राजस्व देना पड़ता था, नहीं, इसके बारे में राजस्व रेवेन्यू था ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम वाली भी ये बात गलत है, बाकी तीनों बातें इसमें शामिल थी। तो भूमि सुधार के बारे में जब भी आए तो तीनों बातें लिख देना। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? जब हम आजाद हो गए तो हमने कौन सा मॉडल अपनाया था? मिश्रित, ठीक है ना तो पूंजीवादी ना समाजवादी, हमने दोनों को ही मिक्स किया, मिश्रित हमारी अर्थव्यवस्था थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, शुरुआती दौर में भारत में विकास की जो रणनीतियां बनाई गई थी उस समय कौन कौन से विवाद उत्पन्न हो गए? यानी कि व्हाट वर द कंट्रोवर्सीज दैट अरोज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन इंडिया इन द अर्ली स्टेट्स? तो कृषि बनाम उद्योग बिल्कुल सही है, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों जो है ना ये मामला मतलब हो गया था शुरू, मतलब कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, ये 2 बड़े विवाद जो हैं हमारे यहाँ शुरुआती दौर में जब भारतीय विकास की रणनीति शुरू हुई थी उस टाइम पर विवाद खड़े हो गए थे, जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। योजना आयोग की स्थापना, प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, 1950 में, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तभी तो 1951 से लेकर 1956 तक
जो पहली पंचवर्षीय योजना बन गई थी। ठीक है, अब बताओ आपकी दृष्टि में अंग्रेजी शासन समाप्त होने पर भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास कौन सा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। इन योर व्यू विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म व्हेन द ब्रिटिश रूल एंडेड? वो था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, अबोलिश ऑफ जमींदारी ट्रेडिशन या फिर जमींदारी एक ही बात है। ठीक है ना, इसको अबोलिश किया गया, जो खत्म किया गया, ये सबसे बढ़िया काम था लैंड रिफॉर्म्स का। ठीक है, अगला, लोकतंत्र में विकास संबंधी निर्णयों के संबंध में विषय विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर कौन लेगा? वो अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। क्यों? पॉलिटिकल डिसीजन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस भी बंदे को हम जिता के भेजते हैं, एमएलए हो चाहे एमपी, वो जनता के द्वारा चुना हुआ है, वो जनता की हर चीज जानता है। ठीक है ना, हर जनता हर किसी को नहीं चुन देती है, बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेती है, तो उसका लास्ट में होना चाहिए। वरना नौकरशाही हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी में कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। हाँ, आप विषय विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं, वो बात अलग है। हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन आपको पता ही है? व्हीट, गेहूं का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, क्योंकि हम जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम पर, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया तो उससे पहले गेहूं हमें खरीद के लाना पड़ता था। अमेरिका हमारे ऊपर टॉन्ट कसता था कि तेरे पास खाने के दाने नहीं है। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद में हमारे पास में गेहूं के, आज तो हम गेहूं जो है विदेशों में भी भेजते हैं। लोहे अयस्क का विशाल भंडार था, मतलब कि यूज स्टॉक ऑफ आयरन और कहां पर था? केरला में और यूपी में, ओडिशा में। तो बिल्कुल सही बात है, ओडिशा के अंदर जो है लोह अयस्क आयरन और का भंडार था। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई? विच पार्टी डिड चौधरी चरण सिंह फ्रॉम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोकदल पार्टी। ठीक है ना, भारतीय लोकदल पार्टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पार्टी बनाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? प्लानर कौन थे? उनके मतलब सेकंड जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था उसके प्लानर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के, जो 56 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, हालांकि आगे क्वेश्चन ले लेंगे अपन। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी उनमें सर्वाधिक बल इस बात पर दिया, किस बात पर? सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर यही बल दिया था कि कृषि करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास में अनाज के फोड़े पड़ रहे थे, दाने नहीं थे खाने के लिए। तो दिक्कत यह है कि भाई अनाज ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, खेती हो, मेन हमारा टारगेट क्या था? खेती। फिर है सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन, जो अमूल गुजरात के किस शहर में कायम है? वो है आणंद। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, आणंद है। अमूल जो दूध है आज भी जो आता है वो अमूल जो है वो आणंद। ठीक है ना, तो सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल गुजरात के आणंद शहर से जो है वहां पर कायम है, या फिर वहां से शुरू हुआ। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक किस नई संस्था की स्थापना की? विच न्यू इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ द प्लानिंग कमीशन? आप सबको पता ही है, वहां पर नीति आयोग आ गया। तो योजना आयोग को रिप्लेस करके उसकी जगह किसका निर्माण कर दिया गया है? नीति आयोग का भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अगला देखो 93, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई? यानी कि फ्रॉम विच कंट्री वाज द इंस्पिरेशन फॉर द प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया टेकन? वो हमने ली थी सोवियत संघ से, है ना। कहां से ली थी? सोवियत संघ का मतलब यूएसएसआर। सोवियत संघ का मतलब क्या हो गया? यूएसएसआर, रशिया वाला पोर्शन। वो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? यानी जो श्वेत क्रांति के जनक जिसे माना जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, वो ये वर्गीज कुरियन। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वर्गीज कुरियन। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होगी? तो आपको पता ही 1966 से शुरू होगी चौथी पंचवर्षीय योजना। वो टाइम पीरियड 5-5 साल का आपको बता रखा है। पहली योजना का मूल मंत्र क्या था? मतलब जो फर्स्ट मंत्र और फर्स्ट प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका मेन था पेशेंस। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। ठीक है, धैर्य धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला है खाली जगह टाइप है, वैसे तो क्वेश्चन ऑप्शन में से पढ़ना है कि कौन मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही प्रगति हो सकती है? मतलब बिलीव्स द प्रोग्रेस कैन बी मेड ओनली थ्रू ओपन कंपटीशन एंड मार्केट प्राइस इकोनॉमी। तो ध्यान रखना, वो कौन मानते हैं? राइट विंग। ये विंगर नहीं है भाई ना, राइट विंग कर लेना इसको, राइट विंग, यानी जो दक्षिणपंथी हैं वो ही मानते। ठीक है ना। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड तो
2015 में, ठीक है ना, जो 2014-15 में मोदी सरकार आ गई थी, तो नीति आयोग, और ये लग गई अपने सेंचुरी। 100वां क्वेश्चन, अमूल की शुरुआत की थी HM दत्त, वर्गीज कुरियन, एब्रिल SJ या फिर VD पटेल? तो ध्यान रखना, अमूल की वर्गीज कुरियन जो है उन्होंने शुरुआत की थी, श्वेत क्रांति के जनक हैं, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन जो लक्ष्य रखा गया था वो था उद्योग। भाई पहली का तो रखा गया था कृषि, एग्रीकल्चर, और इसका अब रख दिया इंडस्ट्री, कि अब हमें इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना है, अब उद्योगों पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फसल अच्छी पैदा हो गई है, अब थोड़ा इंडस्ट्री लगाए, थोड़ा पैसा कमाए। हरित क्रांति के फलस्वरूप जिस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, समझ तो गए होंगे, वीट में। ग्रीन रिवोल्यूशन की उपरांत हमें किसमें फायदा हुआ? गेहूं की जो फसल है उसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ। स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के 2 मॉडल कौन कौन से थे आपको बताइए? पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, दोनों थे। तो दोनों का मतलब है ए व बी, दोनों मतलब ये डेवलपमेंट भी इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो 2 मॉडल्स थे, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, दोनों मॉडल जो थे हमारे स्वतंत्र भारत के सामने थे। लेकिन हमने क्या करा? हमने मिश्रित मॉडल को अपनाया, ठीक है, इनमें से किसी को ही नहीं अपनाया। वामपंथी जो विचारधारा के लोग थे वो किसका समर्थन करते थे? वामपंथी, यानी कि जो लेफ्ट आइडियोलॉजी बोल दो चाहे लेफ्ट विंग बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात है। लेफ्ट आइडियोलॉजी बोल दो चाहे लेफ्ट विंग बोल दीजिए, बात एक ही है। जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग थे वो किसको मानते थे? तो वो जो थे, डी आंसर इसका, गरीब तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का वो हमेशा क्या करते थे? समर्थन करते थे। गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट बेनिफिट द पुअर सेक्शंस, ठीक है। अगला है संवर्धी भौतिक प्रवृत्ति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम, उनके जैसा माना जाता है, तो वो माना जाता है आधुनिकरण को। मॉडर्न जो चीज आ रही है, मॉडर्नाइजेशन को जो है उसको ज्यादा माना जाता है। जो भौतिक प्रवृत्ति संवर्धी और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो आधुनिकरण को मानते हैं। नियोजन के संदर्भ में पूरी दुनिया में सकारात्मक विचार थे। क्यों भाई, क्यों थे? तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया आपके 2 नंबर का, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन तैयार हो गया, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो आपको आराम से आंसर देना है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, जो टर्म है, प्लानिंग जो टर्म है, इसमें क्या क्या फायदा होता है, मतलब इसके संदर्भ में सभी के अच्छे विचार थे, सकारात्मक विचार थे। क्या कि यूरोप ने महामंदी के पश्चात खुद को खड़ा कर लिया था। जापान और जर्मनी ने युद्ध के विध्वंस को झेलकर अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर लिया था। सोवियत संघ ने 1930 से 1940 के दशक की कठिनाइयों के बाद में शानदार आर्थिक प्रगति की। सारे के सारे कारण सही है, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। आपका ध्यान रखना, नियोजन के संदर्भ में सारी बातें बिल्कुल सही है। 7वां क्वेश्चन, 1966 की चौथी पंचवर्षीय योजना को सरकार ने विराम देने का फैसला किया। क्यों? द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द 4th 5-year प्लान 1966। क्या कारण था? तो इसमें कारण यह था कि इस योजना का जनता ने विरोध किया था? नहीं, भारत गहन आर्थिक संकट में था। बिल्कुल, इंडिया वॉज इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी बहुत ज्यादा भारत संकट में था, इकोनॉमिक क्राइसिस में था चौथी पंचवर्षीय योजना में, इसलिए सरकार ने उसको विराम देने का फैसला किया कि नहीं भाई अब ये हो नहीं सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डाउन चले गए हैं, ठीक है ना। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मूल मंत्र क्या था? उसका था रैपिड स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि अब हमें तेज गति से संरचनात्मक विकास या संरचनात्मक बदलाव करना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां वगैरह लगाओ, ज्यादा से उद्योग धंधों पर ध्यान दो। अगला, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक यानी कि फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इनके फाउंडर कौन थे? इस मतलब कि ऑप्शन आपके सामने है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, PC महालनोबिस, ठीक है ना। ये जो है ये इसके फाउंडर थे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अंदर भी पढ़ा था अपने, बिल्कुल। नेक्स्ट है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, मतलब कि द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, ठीक है ना। तो इसके कौन है? जेसी कुमारप्पा, है ना, जेसी कुमारप्पा जो है, बी इज करेक्ट आंसर, जेसी कुमारप्पा। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भाई क्यों? मतलब हमारी मिक्स इकोनॉमी कहते हैं इंडियन इकोनॉमी को, क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही मॉडल के मिले जुले रूप को अपनाया हमने।
ना तो अपने जो है इसको कैपिटलिस्ट को अपनाया और ना ही सोशलिस्ट को, लेकिन इनके मिक्स्ड फॉर्म जो थी, मिक्स्ड रूप को जो है हमने इसको अपनाया। इसलिए हम कहते हैं कि ना तो हमारी पूंजीवादी है और ना हमारी समाजवादी है, इन दोनों का मिश्रित रूप है हमारा, जो हमारे, इसलिए हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 1960 के दशक में बिहार में अकाल जैसी स्थिति का क्या कारण था? मतलब बिहार में जो है बिल्कुल फेमाइन लाइक सिचुएशन आ गई थी, तो बिहार में खाद्यान्न कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिल्कुल सही है। और सरकार ने इलाका बंदी की नीति अपना रखी थी, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही, ध्यान रखना, ये वजह थी, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ कि जो बिहार में अकाल जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई थी, धान के भी लाले पड़ गए थे। श्वेत क्रांति किस वस्तु के उत्पादन से जुड़ी हुई है? व्हाइट जो रिवोल्यूशन है वो दूध, ठीक है ना, बिल्कुल दूध है, श्वेत क्रांति इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, हालांकि अपन ने पहले भी ले लिया था, लेकिन फिक्स एग्जैक्ट अपन देखें तो 56 से 61 जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल माना जाता है। उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव, बॉम्बे प्लान, जो अपन ने पिछले सेशन पढ़ा था ना, वो कब तैयार किया था? बॉम्बे प्लान 1944 में, 1944 के अंदर जो है ये बॉम्बे प्लान है, इस प्रपोजल को रेडी किया था। किसके लिए? प्लान इकोनॉमी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना उसे क्या कहते हैं? केरला मॉडल, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए एक जो पाथ चूज किया गया डेवलपमेंट और प्लानिंग का, उसे बोलते हैं केरल मॉडल। अब खाली जगह भरनी है कि इसे उन लोगों की तरह संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समुदाय की तरफदारी करते हैं, उनकी बात करते हैं, वो क्या होते हैं? वामपंथी, लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग बोल दो इसको, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं अपन? लेफ्ट विंग। ये ज्यादा लेफ्टिस्ट नहीं, लेफ्ट विंग बोलना प्रॉपर एनसीईआरटी की लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना कितने प्रतिशत धीमी रफ्तार से बढ़ी? 50 से 80 की बात चल रही है। जो हमारी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ रेट है, वो कितने डाउन चली गई? तो 3 से 3.5% जो है धीमी चली, ठीक है ना, 1950 से 80 के टाइम पीरियड में। 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था? आपने पढ़ा था, बिल्कुल 14 बैंक का, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज्ड कर दिया था, गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब उस प्राइवेट बैंक्स को। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे प्लानिंग के हमारे इंडिया में? तो वो थे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। बिल्कुल दोनों बातें सही है, यानी इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री और रिड्यूसिंग द रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है ना, सी इज करेक्ट आंसर। 1970 में एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसका क्या नाम? 1970 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम था, स्टार्ट हुआ था 1970 के अंदर, उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन ने पढ़ रखा है सब कुछ। ये ट्रू फॉल्स वाले हैं कि सही गलत पर टिक लगाओ। तो पहला है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। जो भारत है ना, वो इसकी भी इसकी भी, इन दोनों की सहायता हासिल कर सका, बात सही है, ठीक है। दूसरा, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे। नो, हमने हमारे तनावपूर्ण कभी नहीं रहे। शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा, बिल्कुल ये बात तो है ही, ठीक है, तो ये वाली बात ठीक है। और 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी ना, ये बिल्कुल बात गलत है। तो दो बातें ठीक है और आपकी क्या बोलते हैं, दो बातें गलत है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होता है कि ट्रू फॉल्स वाले जो होते हैं ये सीधे सीधे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं, तो अपन को सारी चीजें ध्यान में रखनी है। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। निम्नलिखित में से वो कौन कौन से दल या पार्टियां थी? तो ध्यान रखें, वो भारतीय जनसंघ भी थी और स्वतंत्र पार्टी भी थी, ए भी दोनों, ठीक है ना। तो इसका डी इज करेक्ट आंसर अपने हो जाएगा। अगला, भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? फादर ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी या फिर फाउंडर में जनक कौन है? तो उसका आंसर आपको पता ही है ना, विदेश नीति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे विदेश नीति के, मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जनक माने जाते हैं। 25, भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है? वो कौन कौन से कारक है जिनसे हमारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो अफेक्टेड है, वो कौन से फैक्टर है? तो
सांस्कृतिक कार्य कोई मतलब नहीं है, घरेलू नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनल एंड इंटरनेशनल दोनों फैक्टर जो हैं वो भारतीय विदेश नीति के कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। बार्डुंग सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1955 वाला, जो मैंने आपको पहले भी किया था, बार्डुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। इसकी मैंने पूरी स्टोरी भी सुना रखी है आपको। तो बार्डुंग सम्मेलन 1955। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? द मेन फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पंचशील, बिल्कुल से 5 सिद्धांत जो हमारे थे, पंचशील अपने पढ़े भी थे, है ना, कि हम इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, किसी की जमीन हड़पाड़ भी नहीं करते, वो सारी बातें मैंने बता रही कि पंचशील तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही है। आगे क्वेश्चन में ले लूंगा पंचशील का, चिंता नहीं करें, याद करवा के रखेंगे अपन, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता हैं, द लीडर या फिर फाउंडर या फादर ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, पंडित नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो। तो ध्यान रखें गुट निरपेक्ष आंदोलन में सभी के सभी शामिल थे, उपयुक्त ऑल ऑफ द अबव, जिसमें नेहरू भी थे, नासिर भी थे, मार्शल टीटो भी थे, ठीक है। 29 इंडोनेशिया के एक शहर है बार्डुंग, उसमें कौन सा सम्मेलन 1955 में हुआ? ठीक है ना, अभी अपने बार्डुंग सम्मेलन की बात भी की थी, तो कौन सा सम्मेलन 1955 में हुआ था? ध्यान रखें, तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहते हैं उसको, जिसको बार्डुंग सम्मेलन भी कहते हैं। उस बार्डुंग के अंदर एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस हुआ था, एशियन कॉन्फ्रेंस यानी एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया के शहर बार्डुंग में हुआ था 1955 में, जो अपन पीछे भी जस्ट बात करके आए थे। अगला, पंचशील के सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? हु डिक्लेयर द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? तो वो थे पंडित नेहरू, ध्यान रखें, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई, खाली जगह में क्या आ जाएगा? चाओ एन लाई, ये खाली जगह में यहां पर आ जाएगा। यानी कि पंचशील वाज अनाउंस द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड चाइनाज प्राइमर या फिर चाइनाज प्रेसिडेंट मान लीजिए, वो थे चाओ एन लाई, ठीक है ना। अगला, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या? 1974 में, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से भारत ने कब कब परमाणु परीक्षण किए? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मई 1974 जो पीछे अपन लेके आ रहे हैं, और मई 1998, ए व बी दोनों, ठीक है ना, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर अपना। ध्यान रखना, ये हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। 34 आपका मैच द फॉलोइंग है, मिलान है, तो मैंने पहले ही कर दी है। घाना, गाना का संबंध मतलब एन कुमा, ठीक है ना, ये मतलब आदमी का नाम है, ये जगह का नाम है। मिस्र इजिप्ट तो नासिर, ठीक है। और भारत जवाहरलाल नेहरू, सब जानते ही हो। इंडोनेशिया सुकर्णो, और युगोस्लाविया के टीटो, मार्शल टीटो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये आदमियों के नाम है, ये उनका संबंध किस देश से उनका नाम है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है ना। तो आर्टिकल 51 जो है, ध्यान रखना, आर्टिकल 51 के अंदर हमारे जो है किसकी बात की गई है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, डीपी, ठीक है। अगला, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आईएनए का गठन किसने किया? आईएनए का दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे किसने किया आईएनए का? उसी टाइम पे किया था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। आईएनए का गठन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। सन 1971 में भारत पाक युद्ध के पश्चात एक नए देश का जन्म हुआ था, समझ में आ गई ना, बिल्कुल पश्चिमी जो पाकिस्तान है बांग्लादेश के नाम से बन गया, ठीक है, पूरी पाकिस्तान, सॉरी। नाटो का पूरा नाम, नाटो का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, NATO की फुल फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर बना सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड बेटन, तो समझ में आ गई होगी, सी राजगोपालाचारी जो हैं वो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल इंडिया के बने। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, गुट निरपेक्षता की नीति, बिल्कुल हम हर देश से साथ में मिलकर काम करेंगे। पंचशील सिद्धांत को हम निभाएंगे, जो 5 सिद्धांत है, और निशस्त्रीकरण का बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल हथियारों की, वेपन्स की जरूरत नहीं है।
साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का भी हम विरोध करते हैं। किसी को गुलाम बनाना और किसी में एम्पायर जबरदस्ती हड़प के साम्राज्य फैलाना हम हमेशा विरोध करते हैं। उपर्युक्त सभी ठीक है ना। तो मतलब 2 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि भारतीय विदेश नीति के मुख्य पर्पज, मुख्य सिद्धांत, मुख्य खास बातें 4 हैं, चारों बहुत बेहद खास है। 41 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ? When and where was the first conference of non-aligned nation held? बेलग्रेड 1961 में, या फिर काहिरा में, या बार्डुंग में, या लुसाका में। तो ध्यान रखें बेलग्रेड 1961 के अंदर पहला जो है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन हुआ। भारत चीन युद्ध, इंडो चाइना वॉर जो हुआ वो कब हुआ? 1961, 1948 या 1962 या 65? समझ में आ गई? तो 1962 भारत चाइना वॉर हुआ था। मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है वह मैकमोहन, ठीक है ना। तो ध्यान रखें द कंट्री दैट डिक्लेयर बाय द मैकमोहन लाइन, तो वो बनाती है भारत और चाइना की, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना, मतलब भारत चाइना की सीमा जो मैकमोहन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था जिसके बाद पूरे विश्व जो तेल के लिए हाहाकार मच गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है 1973, 1973 जो है वो अरब इजराइल वॉर टेक प्लेस आफ्टर विच देयर वाज जो ऑयल के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पूरे आउटक्राई हो गया था, बहुत ज्यादा लोग हाहाकार मच गया था। कब? जब अरब इजराइल युद्ध हुआ था 1973 में, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरी की पूरी तेल वाली कंट्री है और वही अगर आपस में लड़ लिया तो फिर तेल की कमी होना जायज थी। भारत की साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी स्थापित हुई थी। द कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन कब? 62, 61, 64 में, ठीक है ना, 1964 में। नेक्स्ट है किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति मित्रता सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए? इन विच ईयर डिड इंदिरा गांधी साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन? तो वो किया था अगस्त 1971 के अंदर, ठीक है ना। डी इज करेक्ट आंसर। पंडित नेहरू के अनुसार हर देश की आजादी बुनियादी तौर पर कौन से संबंधों की बनी होती है? विदेशी संबंधों पर, मतलब फॉरेन जो पॉलिसी है, एक्सटर्नल जो रिलेशन है उसके कैसे हैं, फॉरेन रिलेशन कैसे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी कैसी उस पर डिपेंड करता है, तभी तो फॉरेन पॉलिसी के फादर माने जाते हैं पंडित नेहरू। 49 भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें किसने मध्यस्थता की थी? मीडिएटर कौन था? वो था रशिया, सोवियत संघ, ठीक है ना, यूएसएसआर। ये लग चुकी है 50, अर्धशतक पूरा। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म्ड? वेरी इंपॉर्टेंट 1971 में, जो पूरी पाकिस्तान था युद्ध के बाद में, भारत पाक युद्ध के बाद में। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट का सारे फैक्ट है, एक से बड़े एक फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिमला एग्रीमेंट हुआ था जुलाई 1972 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? यानी हु साइन द शिमला एग्रीमेंट? तो शिमला समझौते पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने सिग्नेचर किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। 53 चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया, ऑक्यूपाई कर लिया तिब्बत को? आज भी ऑक्यूपाई करके एक तरीके से 1950। चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ कब था? व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड इंडिया? कब हुआ बताओ? जो कि 5 हम कभी भी आपस में जो 5 सिद्धांत उनको फॉलो करेंगे, पंचशील समझौता अपन आगे लेने वाले भी हैं। 1954 में। तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा, उसने भारत में कब शरण लिया? आपको पता है आज भी हमारे तिब्बत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो तिब्बतियन रिलीजन जो है उन्होंने यहाँ पर शरणार्थी बनकर रहने लगे 1959 में, ठीक है ना। तभी 61-62 में युद्ध हुआ। तिब्बत के किस धार्मिक नेता ने भारत में शरण ली? अभी बात कर ही रहे हैं दलाई लामा। अगला देखो 57 देखिए, नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किसे कहा जाता है? व्हाट वाज द नेफा एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर? सिक्किम को या फिर अरुणाचल प्रदेश को? बिल्कुल सही आपका आंसर, अरुणाचल प्रदेश। चीन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार जताया? चाइना asserted its authority over which area of Ladakh part of जम्मू एंड कश्मीर? तो वो अक्साई जो चीन है वहां पर जो है चाइना ने जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले हिस्सा वहां पर अपना अधिकार जमाया। हालांकि लगभग आज अक्साई चीन इंडिया के पास में ही है, ठीक है ना, पूरा बर्फीली जगह है पूरी की पूरी, ठीक है। नेक्स्ट है चीन के द्वारा 1962 में किया गया पहला हमला कब तक चला? जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। कब तक चला? तो लगभग 1 वीक,
ठीक है ना। कब तक चला? वो 1 वीक तक चला, मतलब 1 सप्ताह तक। नेक्स्ट है हकीकत फिल्म में किस आक्रमण को दर्शाया गया? हकीकत जो मूवी थी उसमें मतलब तो रियलिटी फिल्म, हालांकि इसका नाम तो हकीकत ही रखा जाएगा, हकीकत जो फिल्म मूवी है ना, उसमें किसकी जो रियलिटी को दिखाया, कौन सा युद्ध को दिखाया जाता है? तो चीन आक्रमण को जो है, चाइना इन्वेशन को दिखाया जाता है। कारगिल संघर्ष किस क्षेत्र को लेकर हुआ था भाई? कारगिल जो युद्ध हुआ वो सियाचिन या कश्मीर, तो समझ गए होंगे आप, कश्मीर को लेकर जो है कारगिल युद्ध हुआ। 62 किसकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में चला आ रहा लंबा जल नदी विवाद फाइनली सुलझ गया? तो ध्यान रखें, विश्व बैंक ने मीडिएटर बना था। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से जो है, जो डिस्प्यूट था इंडिया और पाक के बीच में, रिवर डिस्प्यूट, वो मिट गया, ठीक है। अगला, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल विवाद पर किन किन के मतलब हस्ताक्षर हुए? किन किन हस्ताक्षर हुए? तो हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल थे अयूब खान। इन दोनों के सिग्नेचर जो है भारत पाकिस्तान में सिंधु नदी जल विवाद जो था, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, उसमें सिग्नेचर हुए। अगला, कारगिल संघर्ष भारत और पाकिस्तान जो हुआ था, कारगिल संघर्ष भारत में कब हुआ? तो वो हुआ था 1999 के अंदर जो है कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल संधि पर कब सिग्नेचर हुए? अभी अपन ने पीछे पढ़ा था किसने किए, तो 1960 में किए थे, ठीक है ना। किसने किए तभी ले लिया ना, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान के किस क्षेत्र में जीती? किस क्षेत्र में मतलब विजय रही? पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी? तो ध्यान रखना पश्चिमी पाकिस्तान में, ठीक है ना। जो वेस्ट पाकिस्तान है वहां पर जो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीती, ठीक है ना। अगला, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, उसके सलाहकार का क्या नाम था जिन्होंने 1970 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एडवाइजर टू प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन हु सेक्रेटरी विजिटेड चाइना वाई पाकिस्तान इन जुलाई 1970? उस बंदे का नाम था हेनरी किसिंजर, ठीक है ना, हेनरी किसिंजर था इसका नाम। बी। 68, अमेरिका पाकिस्तान चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में किसके साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए, तथा इसी संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में वे भारत की मदद करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विथ होम डिड इंडिया साइन ए 20-year पैक्ट ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 in response to the formation of US Pakistan China axis, and from this treaty India got assurance that it would help India in case of attack? वो था सोवियत संघ। हमने रशिया से दोस्ती की थी, तभी तो कहते हैं रशिया हमारा मित्र है, दोस्त है, ठीक है। 69, मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग पाकिस्तान के किस क्षेत्र में जीती? अपने पीछे जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी की बात की थी, तो पश्चिम पाकिस्तान में जीती, और मुजीबुर रहमान की पूर्वी पाकिस्तान का मतलब है ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर जीती। ये देखो 70वां क्वेश्चन, नवंबर 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े, इसके लिए भारत ने किस विभाग की स्थापना की? तो वो था रक्षा उत्पाद विभाग, ठीक है ना, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, उसको हमने उसकी स्थापना की। नवंबर 1965 में भारत ने अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े, तो रक्षा क्षेत्र था, और ये कौन सा? अच्छा, सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या? खास तौर से सीमित, ठीक, कोई बात। 1962, लेकिन नहीं चेंज है, यहाँ पर 1965 है, सेम क्वेश्चन लेकिन ईयर चेंज। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पहले भी कहा था। ये है रक्षा आपूर्ति विभाग, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया भाई। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज, वो तो डिफेंस प्रोडक्शन था, ये सप्लाई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। 65 है और 62 है, वो क्या है? 62। साम्यवादी शासन वाले चीन ने किस वर्ष परमाणु परीक्षण किया? इन विच ईयर डिड चाइना अंडर कम्युनिस्ट रूल कंडक्ट ए न्यूक्लियर टेस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 1964 को चाइना ने जो है परीक्षण किया। अगला देखो, निम्न में से कौन से देश परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी वाले देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, जिन्होंने दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा? तो वो हैं
सोवियत संघ यानी कि यूनियन जिसको बोलते हैं यूएसएसआर, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और फ्रांस, सभी के सभी जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं और यही हैं जिन्होंने मतलब 1968 में जो परमाणु अप्रसार संदेश जबरदस्ती थोपना चाहा कि जो है परमाणु अप्रसार होना चाहिए, नो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब हम तो करेंगे लेकिन आप नहीं कर सकते, जबरदस्त थोपना चाहा, ये वही देश है पांचों के पांचों, याद रखना। 1965 में पाकिस्तान के द्वारा भारत में किए गए हमलों के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये बताओ। देखें तो लाल बहादुर शास्त्री, छोटे से कद वाले आदमी, बहुत करामाती व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। अगला आपने ट्रू फॉल्स का है। तो 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में कौन कौन से बयान सही है। तो कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में हार गई, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में जीती थी लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी, विधानसभा ने ऐसा नहीं, लोकसभा के तो जीती थी। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत, खैर कोई बात नहीं, बाकी तीनों सब गलत है तो एक ही सही है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद यानी रेल मंत्री से इस्तीफा देने वाले कौन थे, समझ में आ गई ना, बिल्कुल जो अपनी मम्मी के सामने भाषण भी दे रहे थे, पता है क्या, लाल बहादुर शास्त्री, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरी मैंने कहानी सुना रखी इनके बारे में, जबरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी, यानी कि व्हेन डिड इंदिरा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, 1958 में बनी थी, ठीक है ना, 1958 में। अगला, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद सिंडिकेट की अगुवाई वाले खेमे को क्या कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंडिकेट खेमा मैंने बहुत जबरदस्त पढ़ा रखा है आपको, सिंडिकेट जो कांग्रेस पार्टी वाला था, तो क्या कहा गया उसको, कांग्रेस ओ, मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कांग्रेस ओल्ड, ध्यान रखना है ना, कांग्रेस शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, कांग्रेस ओ, है ना, तो ध्यान रखें ओ, ओके। अगला, इंदिरा गांधी के बारे में कौन सा कथन सही है, 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और परिवर्तन की समाप्ति की, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए, बिल्कुल सभी के सभी बातें सही है। तो गजब की तैयारी हो रही है ना, मजा आ रहा होगा पढ़ पढ़ के कि एक लाइन वाले, 2 लाइन वाले, 3 लाइन वाले भी, 4 लाइन वाले भी, फिल द ब्लैंक्स भी, मैच द फॉलोइंग भी, ट्रू फॉल्स भी, हर तरह के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। 80वां क्वेश्चन, इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी लेख किसके द्वारा लिखा गया, हु रोट द आर्टिकल इंडियाज डिसइंटीग्रेट डेमोक्रेसी, सी नटराजन, लाल बहादुर शास्त्री, नेवी मैक्सवेल, ध्यान रखना नेवी मैक्सवेल के द्वारा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 80 हो गए भाई। 81 देखो, 1971 के ग्रेट अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है, यानी कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्रेट अलायंस ऑफ 1971, ठीक है ना। तो कौन सा, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेस दलों ने किया था, इट वॉज फाउंड बाय नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, यही अपना इसका आंसर है। 82, इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी लेख कहां प्रकाशित किया गया, वेयर वॉज द आर्टिकल इंडिया डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी पब्लिश्ड, तो वो क्या था, लंदन टाइम्स में, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। 83, लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव कब हुए थे, यानी कि व्हेन वर द 5th जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा हेल्ड, दिसंबर 1970 में या फिर फरवरी 1967 या फरवरी 1971 में, तो ध्यान रखें फरवरी 1971 के अंदर जो है लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव हुए थे, ठीक है ना। फर्स्ट 1952 में हुए थे, वो अपन पहले पढ़ चुके। गरीबी हटाओ का नारा किसका था, इंदिरा गांधी का, ठीक है ना, ये इंदिरा गांधी का नारा था, गरीबी हटाओ। अगला, मूल पार्टी के विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टियों बाद में बन गई उस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता निम्न में से कौन बने, यानी हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर द यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी आफ्टर स्प्लिट ऑफ द ओरिजिनल पार्टी, दो कौन बने थे, राम मनोहर लोहिया, सही बात है ना, राम मनोहर लोहिया इज करेक्ट आंसर 85 का। जय जवान जय किसान का नारा किनका था, लाल बहादुर शास्त्री जी का, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 87, निम्न में से कौन से नेता जिन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण की मांग कौन करेंगे, पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, यानी अपन बात करें कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत की थी, तो ध्यान रखना कर्पूरी ठाकुर ने भी की थी और राम मनोहर लोहिया ने भी की थी, बिल्कुल सी वाला जो आंसर 87 में ठीक है। 88, बांग्लादेश कब बना, हालांकि इस क्वेश्चन शायद अपने पीछे भी लिया था, तो बांग्लादेश बना था 1971 में भारत पाक युद्ध में, ठीक है ना, के बाद।
कर्पूरी ठाकुर के संबंध में कौन सी बात आपको ठीक लगती है? दिसंबर 1970 और जून 1971 तथा जून 1977 और अप्रैल 1989 के दौरान बिहार की मुख्यमंत्री रही, मजदूर एवं किसान आंदोलन में सक्रिय रही, लोहिया के प्रबल समर्थक रही। बिल्कुल, मैंने तभी तो कहा ना कि एक नेता के बारे में पीएचडी करने वाले पर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल से ऑल ऑफ द अबोव करेक्ट आंसर है। चीफ मिनिस्टर रही बिहार की 1970 से लेके जून 1971 तक और जून 1970 से अप्रैल 1971 तक। ये सारी बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गैर कांग्रेसवाद का नारा, यानी कि गिव द स्लोगन या फिर नारा बोल दो, नॉन कांग्रेस, मतलब कांग्रेस नहीं चाहिए, कांग्रेस भगाओ। तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था राम मनोहर लोहिया ने दिया था। 90 क्वेश्चन। 91 देखो, 1963 में के कामराज के द्वारा लाया गया प्रस्ताव, जो कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ, क्या प्रस्ताव था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1963 में के कामराज द्वारा लाया गया प्रस्ताव था कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि अपेक्षाकृत जो युवा पार्टी कार्यकर्ता है वो कमान संभाल सके। भाई बुजुर्गों हटो अब तो, ठीक है ना, अब तो युवाओं को आने दो। 92 देखो, पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब मतलब कि बनी, कब बनी थी, किसकी बनी थी? फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, डीएमके द्वारा तमिलनाडु में या फिर साम्यवादी द्वारा केरल में? तो ध्यान रखना बिल्कुल है कम्युनिस्टों के द्वारा बनाई गई थी केरला के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली गैर कांग्रेस सरकार, मतलब कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी ने जो सरकार बनाई वो। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी बताओ? एसएसपी या पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल सभी की सभी पार्टियां ग्रैंड अलायंस में शामिल थी, ठीक है ना। 94, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा जिनका? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, यानी जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के जिनका संबंध रहा वो थे वी गिरी, ठीक है ना, वी गिरी, ये इसका करेक्ट आंसर। 95 एक फिल इन द ब्लैंक्स था जिसको अपन ने क्वेश्चन बना दिया है। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया, ठीक है ना। तो इंग्लिश हिंदी सेम ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि जो संयुक्त विधायक दल का मतलब होता है ज्वाइंट, अपन बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टी, एक तरीके से जिसमें काफी सारी पार्टियां मिल जाती है, संयुक्त है ना, ज्वाइंट। विधायक को अपन एमएलए भी बोल सकते हैं, सारे एमएलए मिलके जो बनाते हैं, सारी जो पार्टियां हैं, सारी एमएलए जो है अलग अलग पार्टियों के, वो जो मिलके बनाते हैं वो सरकार को बोलते हैं पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है ना, जो पंजाब में बनी थी। आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? आजादी के बाद तो हाथ का पंजा ही था, ठीक है ना, ध्यान रखें, हाथ का पंजा जो आज भी हैंड ग्लो हाथ का पंजा ही है, सही बात है ना, आजादी के बाद। लेकिन अच्छा सॉरी अभी है वो, तो क्वेश्चन है कि आजादी के बाद शुरुआत में जो था ना वो दो बैलों की जोड़ी था, ए पेयर ऑफ टू ऑक्सन। बाकी हाथ का पंजा आज वर्तमान में तो हाथ का पंजा ये कांग्रेस का, ठीक है ना, पहले जो था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब उनका निधन हुआ तो उस टाइम पर अध्यक्ष थे के कामराज, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के जब उनका निधन हुआ, डेथ हुई, तो के कामराज। इंदिरा गांधी द्वारा भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिविपर्स, उसको समाप्त कर दिया था। मैंने पूरी स्टोरी सुना रखी है आपको। समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की थी, जो बिल्कुल जनता को प्रिय थी, वाकई बहुत अच्छा काम किया, उसी से फेमस भी हुई थी वो। उस वक्त देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, उस टाइम मोरारजी देसाई जो हैं वो भी जो उस टाइम के वित्त मंत्री और आपके उप प्रधानमंत्री है ना, यानी कि मतलब अपने क्या थे वो, जिन्होंने मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे जब इंदिरा गांधी ने प्रिविपर्स और प्रिविलेज को जो है बिल्कुल अबोलिश कर दिया था, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कौन बने? मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। ये लो भाई शतक। 100वां क्वेश्चन, कर्नाटक को पहले किस नाम से जाना जाता था? मैसूर, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता था? मैसूर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का निधन या देहांत कहां हुआ? वेयर डिड लाल बहादुर शास्त्री डाई? ताशकंद, पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान। होटल में मृत मिले थे, पता है ना, ताशकंद, बिल्कुल सही है, ए इज करेक्ट आंसर। संदिग्ध अवस्था थी लेकिन कोई बात नहीं, ये चीजें खैर अपने पढ़ ली स्टोरी में।
ये था आज का सेशन। ध्यान रखें 101 क्वेश्चन पहले कर चुके, 101 क्वेश्चन अब कर चुके, दोनों को देख लो। 202 क्वेश्चन अपने इंडियन पॉलिटी के हो चुके हैं और मेरे हिसाब से आपको सभी को याद भी होंगे। प्रैक्टिस करते जाओ। और 100 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं वर्ल्ड पॉलिटी के, ठीक है ना। तो आज 300 क्वेश्चन, 300 प्लस क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। प्रैक्टिस करनी है बार बार, निरंतर इस क्लास को देखते जाओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार देख लो, ऑटोमेटिक ऑप्शन याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, आंसर भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। याद हमेशा करना है, प्रेशर मत बनने देना, अभी का अभी याद करना। एग्जाम तक 5 बार कम से कम पढ़ लेना, लगभग बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ में। ओके, हाँ, तो इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट 3 है, मतलब 200 क्वेश्चन आप याद कर चुके हैं। ये तीसरा और लास्ट एक पार्ट और आएगा, वो शायद लगभग 100 से कम रह सकता है, लेकिन लगभग फिर कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। अब बहुत ज़बरदस्त ये 10 दिन का चैलेंज, आई थिंक आपने भरपूर तरीके से इसका फायदा उठा रहे होंगे। शुरुआत करते हैं अपने ऑल चैप्टर रिवीजन है, स्वतंत्र भारत में राजनीति इंडिया वाली। फर्स्ट क्वेश्चन, शास्त्री जी के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया, क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को अनुभव बहुत था, इसका लाभ भारत को मिला। शास्त्री जी कैबिनेट में इंदिरा गांधी लंबे समय तक मंत्री पद पर रही। प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में अनुभवहीन होने के कारण उन पर निर्भर रहेंगी, यही बात ध्यान रखना। इंदिरा गांधी बिल्कुल ही मैच्योर नहीं थी, उसको राजनीतिक अनुभव भी उतना नहीं था, तो इसलिए इन नेताओं ने कहा कि हम इसको, एक जिसको नॉलेज कम होता है उसको, हर कोई जो ज़्यादा जानकार था उसको आगे लेना चाहता है, ताकि क्या करेंगे, हमारी चलेगी बोले। तो इनका मेन कारण वही था कि अनुभवहीन थी, इस कारण उस पर निर्भर रहेगी, इनकी ज़्यादा चलेगी। नेक्स्ट है, मुंबई को पहले किस नाम से? तो मुंबई को पहले बम्बई सिटी था भाई, है ना। मुंबई को पहले बम्बई सिटी से नाम से जाना जाता, कोई छोटा क्वेश्चन ले लिया, वैसे बॉम्बे था, मतलब बम्बई था पहले और अब हो गया मुंबई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रिवी पर्स की समाप्ति का निश्चय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया? प्रिवी पर्स की समाप्ति करेंगे, आपको बताइए इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा, अपने पिछले 2 क्लास में भी लिया, योगदान था। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद पर कभी रहा नहीं? एस निजलिंगप्पा, कर्पूरी ठाकुर, इंदिरा गांधी के कामराज। लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर है वो कभी क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर कभी नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट, द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम पार्टी का गठन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम पार्टी का किसने किया? सी नटराजन अन्नादुराई। सी नट, जितना नाम पार्टी का मुश्किल है उतने नाम स्थापना करने वालों का भी मुश्किल है। 1967 के लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने क्या संज्ञा दी? मतलब उन्होंने क्या कहा था, किस नाम से जाना था? उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल ये अर्थक्वेक है, एक तरीके से राजनीतिक भूकंप है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है सी नटराजन अन्नादुरई के बारे में कौन सा कथन सही है? द्रविड़ संस्कृति के समर्थक, बिल्कुल। हिंदी का विरोध एवं हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। राज्यों की व्यापक स्वायत्ता के समर्थक भी थे। उपयुक्त सभी, यानी कि सपोर्टर ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, सभी। हिंदी का ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने जो है द्रविड़ कल्चर को सपोर्ट किया था और हिंदी भाषा जो है, हिंदी का विरोध किया था और हिंदी विरोधी आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। 1967 के चुनाव में दल बदल की नीति से कौन सा जुमला मशहूर हुआ? मतलब कौन सा एक जुमला निकल गया, कौन सा एक इशू निकल गया, आपको बताइए। जो पार्टी चेंज करता है, आया राम गया राम, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? आया राम गया राम। कांग्रेस सिंडिकेट के अगुआ कौन थे? मतलब कांग्रेस सिंडिकेट के प्रमुख नेताओं में आगे कौन थे? प्रमुख बात करने वाले कौन थे? के कामराज। 10वां, निम्न में से कौन सा नेता आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज फेमस एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कर्नाटका? आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में, आधुनिक अगर बात करें अपन, तो राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, सी नटराजन अन्नादुरई नहीं, ये हैं एस निजलिंगप्पा। एस निजलिंगप्पा जो है वो आधुनिक कर्नाटक यानी मॉडर्न जो कर्नाटक है उसके निर्माता के रूप में फेमस है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी जो राष्ट्रपति बनते हैं, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट इसे बोलते हैं, वो कौन बने थे? वीवी गिरी। पूरी कहानी मैंने सुना रखी है। 12वां, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले खेमे को, समझ गए होंगे 2 खेमों में कांग्रेस बटी थी, तो इंदिरा गांधी वाला था कांग्रेस रिक्विजनिस्ट या फिर कांग्रेस न्यू या फिर कांग्रेस आर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना।
ये ओ वाली ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ये बुजुर्ग व्यक्ति जितने भी थे उसमें गए थे। इसमें इंदिरा गांधी वाला खेमा ये था, ठीक है। इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित करते हुए किस नेता ने उन्हें 11 नवंबर 1969 को एक चिट्ठी लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, वो एस निजलिंगप्पाई थे, ठीक है ना, ध्यान रखना, कर्नाटक वाले। विपक्ष के इंदिरा हटाओ, इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया आपको पता ना? विपक्ष ने कहा था कि इंदिरा को हटाओ, जबकि इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। क्या हटाओ? रिमूव पॉवर्टी, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले भी आ सकते हैं, गरीबी हटाओ, ऐसा लिखा सकता है, ठीक है ना। ये इंदिरा गांधी का नारा था। नेक्स्ट देखो 15, 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु इंदिरा गांधी ने किसको चुना? देखो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 1969 में, उसमें इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को चुना था। मैंने पूरी वैसे कहानी आपको बता रखी है, वीवी गिरी, ठीक है ना। तो वीवी गिरी को चुना था, तो ध्यान रखें। लेकिन ये कोई आधिकारिक, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि जिसकी घोषणा की जाती है कि राष्ट्रपति बनेंगे, वो नहीं थे। जबरदस्ती अलग तरीके से इस बंदे को सपोर्ट किया इन्होंने। तो ज्ञानी जैल सिंह एंड संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई नहीं थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वैसे वीवी गिरी अगर होता तो आंसर इसका सही हो जाता। फिर है मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध नेता इनमें से कौन से थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, वो के कामराज थे, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को दोपहर में भोजन की व्यवस्था करी थी। राजनीतिक दलों पर अपने निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यकाल के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने कब लोकसभा भंग करने की सिफारिश की? तो दिसंबर 1970। इसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा भंग करेंगे, ताकि क्या होगा कि राजनीतिक दलों पर अपनी जो निर्भरता है वो समाप्त करने और संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी कहानी मैंने सुना रखी है। अभी अपन एमसीक्यूज को फटाफट सीरीज चलाएंगे। नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? वो अपन ने पीछे वाले क्लास में भी लिया था, लाल बहादुर शास्त्री, किसान नेता, जय जवान जय किसान नारे वाले। 1971 के चुनाव में कांग्रेस नेताओं को कितनी सीटें मिली थी? 1971 की बात चल रही चुनाव में, तो मिली थी 352 सीट मिली थी। 20वां क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया जो थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का क्या नाम था जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गई? ये अपने पीछे भी बात करी थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है ना, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, जो बाद में जाके लास्ट में फाइनली जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, ठीक है ना। ध्यान रखें, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक पार्टी बनाई थी भाई, ठीक है ना, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो बाद में जाके जनता पार्टी में ही शामिल हो गई। 22वां, निम्न में से कौन थे जो बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री रहे? 1967 से 1969 के बीच में उप प्रधानमंत्री रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे और गांधीवादी नेता भी रहे। ये मैंने पूरी बातें बता रखी है आपको। इसमें एक बंदे की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। बॉम्बे के मुख्यमंत्री भी रहे, 1967-69 के बीच उप प्रधानमंत्री भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, गांधीवादी फॉलोअर भी रहे। ये सारी बातें मोरारजी देसाई के बारे में ही है, ठीक है। 23वां, 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को, अभी अपन 77 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 1977 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 154 सीट जो है वो कांग्रेस ने जीती, जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनी थी। नेक्स्ट देखो 24, आपातकाल के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, सिर्फ इमरजेंसी के बारे में बातें लिखी हुई है कि इस इमरजेंसी की आपातकालिक घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी ये गलती हो गई, बट ट्रू कर लेना इसको, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड है, आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए, तो बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट तो खैर आपातकाल के अंदर आपको पता ही है खत्म, अच्छा फंडामेंटल राइट नहीं होता है, लेकिन मौलिक अधिकार खत्म नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट गलत बात है, असत्य कथन हो गया ये। फंडामेंटल राइट कभी भी खत्म नहीं होंगे भाई, मौलिक अधिकारों को छोड़ के बाकी सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी, हाँ बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक कंडीशन हालत खराब थी। और आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, ये बात भी आपके सही है, ट्रू है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें सिर्फ दूसरी बात गलत है, बाकी सीपीआई ने आपातकालिक घोषणा का समर्थन भी किया था, बाकी सभी बातें सही है। एक जो है वो गलत हो गया है, क्योंकि ये जो गलत हुआ है ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला 25, 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रतिशत से भी कम
वोट हासिल हुए 35% से भी कम। वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन। 26 निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है? संपूर्ण क्रांति का आह्वान, 1974 की रेल हड़ताल, नक्सलवादी आंदोलन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, शाह आयोग रिपोर्ट के निष्कर्ष। लेकिन जो नक्सलवादी मूवमेंट है, ये वाली बात जो है, नक्सलिज्म मूवमेंट जो है, ये जो है इस आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में नहीं, बाकी सभी आपातकाल की घोषणा के रिलेटेड ही है, क्योंकि ये जो कोर्ट का फैसला भी सही है, शाह रिपोर्ट भी सही है, 1948 भी सही है, संपूर्ण क्रांतिकाल भी सही है, लेकिन नक्सलवादी आंदोलन उस टाइम नहीं था। 27वां, कौन कौन से राज्यों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई? वो सारे लिख दिए हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, एक भी सीट जीत नहीं पाई कांग्रेस, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, मेल बैठाएं, मैच द फॉलोइंग है ये। इंदिरा गांधी का इधर नारा है, तो देख लो गरीबी हटाओ, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी को मैच कर देंगे अपन गरीबी हटाओ से, यानी कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ इसका स्लोगन हो गया। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंध है, जयप्रकाश नारायण का टोटल रिवोल्यूशन से। जॉर्ज फर्नांडिस का रेल हड़ताल है ना, हाँ रेल हड़ताल है बिल्कुल, मतलब कि रेलवे स्ट्राइक है। और छात्र आंदोलन जो हुआ था वो बिहार में, आपको पता है छात्र आंदोलन हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण का भी छात्र आंदोलन से संबंध है, अपने वो बातें पढ़ी थी, इन्होंने भी इनका प्रोटेस्ट किया था, ये ठीक है। अगला 29, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी और उसके साथी दोनों को लोकसभा की कुल कितनी सीटें मिली? जनता पार्टी प्लस उनकी साथी मिला के कुल मिला के 330 सीट जो है ना इन्होंने जीती थी। 30वां खाली जगह है। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेट्समैन, ठीक है ना, जिन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंसरशिप जो होती है उसका विरोध किया था। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जब जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मंडल आयोग कमीशन पढ़ा था अपन ने पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 32वां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसमें आ जाएगा सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है ना, और खाली जगह जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया। दोनों ही धार्मिक है ना, दोनों ही धर्म से रिलेटेड है, इन दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया था, इनको बैन कर दिया था, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेट याद रखनी पड़ेगी। यहां पर 1975 है, आपको ध्यान रखना। इस डेट को आप मुझे कमेंट करें कौन सी कंफर्म है। 18 जून 1975 वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। 25 जून 1975, 5 जुलाई 1975 और 10 जून 1975, ठीक है ना। इसको मैं वापस आऊंगा, मुझे लगता है इसमें बी 25 जून 1975 है ना, बिल्कुल आप बता सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। 1975 में भी 25 जून 1975। 34, निम्न में से किन किन राज्यों में कांग्रेस मात्र एक एक सीट ही जीत पाई थी? तो वो था राजस्थान और एमपी, सही बात है ना, बिल्कुल। तो दोनों स्टेट ऐसे थे जहां पर सिर्फ एक एक सीट जीत पाई थी। 1977 के चुनाव में संजय गांधी जो कहां, खुद संजय गांधी बहुत बड़े नेता, अमेठी से जो है चुनाव हार गए थे, अमेठी से। 36, निम्न में से किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? टोटल रिवॉल्यूशन का आह्वान किया। आह्वान का मतलब है मतलब कि अब संपूर्ण क्रांति होगी, तो वो क्या था? जयप्रकाश नारायण। पीछे कहा भी था आपको कि इनका संबंध इससे है। भारत के प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा को किसने जन्म दिया? तो ध्यान रखें, डिक्लेरेशन ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड बॉन्ड जुडिशियरी इन इंडिया, तो वो इंदिरा गांधी थी। 38, 1973 में चीजों की कीमतों में कितने फीसदी? 1974 में चीजों की कीमतों कितने फीसदी इजाफा हुआ? 73 और 74 में, क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी उस टाइम अपने कहा था कि वो मैच्योर इमेच्योर बातें थी, तो 23% से 30% तक रेटें बढ़ गई। 23 तो 73 में और 30 74 में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 3 से 3 ही मैचिंग करा लेना। निम्न में से नक्सलवादी आंदोलन से किसका संबंध है? नक्सलवादी जो आंदोलन चले थे, निम्न में से किसका संबंध है? तो चारू मजूमदार का नक्सलवादी आंदोलन से संबंध है। 40वां, 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी कहां से चुनाव खुद हार गई थी? वो हार गई थी रायबरेली से, ठीक है ना, चुनाव हार गई थी। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति, यानी जब इमरजेंसी लगी तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली, ठीक है ना, अहमद खां पूरा नाम इनका, फखरुद्दीन अली अहमद खां, ठीक है ना, अहमद खां ये पूरा नाम इनका, ठीक है ना। नेक्स्ट
किस वर्ष में मानसून असफल रहा जिससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई और खाद्यान्न उत्पादन लगभग अप्रोक्स 8% डाउन चला गया? तो 72-73 का टाइम पीरियड था। अगला, वर्तमान स्थिति में अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह यानी कि जब आर्म्ड रिबेलियन हो तभी लगाया जाता, वरना नहीं लगाया जाता। 44, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये नारा कब का है और कहां का है? कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज नाउ अ स्लोगन, फ्यूचर हिस्ट्री इज आवर्स, ठीक है ना। यानी कि ये नारा 1974 के बिहार आंदोलन का है, जब वो छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में, बिहार आंदोलन, उस टाइम नारा दिया गया था। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो अनुच्छेद 352। आई थिंक अपने इसको 1-2 क्लास पहले भी इसको पढ़ा था। 46, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया और इंदिरा इज इंडिया एक ही बात है। खैर, इंदिरा इज इंडिया ये नारा किसने, मतलब ये किसका था? तो कांग्रेस अध्यक्ष थे DK बरुआ। 1974 में उन्होंने जो ये नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया या फिर इंडिया इज इंदिरा, ठीक है ना। 47, 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था? 1971 की बात चल रही है, तो वो इंदिरा गांधी का नारा था, गरीबी हटाओ। 48, आज भारत की आजादी का दिन है, खाली जगह, भारत के लोकतंत्र का दीपक बुझने पाए, ये नारा किसने दिया? आज भारत, ये खाली जगह नहीं है, पूरा स्लोगन है, नारा है कि आज भारत की आजादी का दिन है, भारत के लोकतंत्र का दीपक बुझने पाए। ये नारा किसका था? तो ये नारा था फ्री JP कैंपन का, ठीक है ना। ये विज्ञापन द टाइम्स लंदन में 15 अगस्त 1975 को छपाया गया था। छुपाया नहीं, छपाया, प्रिंट करवाया गया था, ठीक है ना। ये प्रिंट कराया गया था, ये पर हिडन की जगह लिख देना प्रिंट, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर रह जाती है। तो दिस एडवर्टाइजमेंट वाज फ्रंट इन द टाइम्स जो लंदन से प्रकाशित होता था 15 अगस्त 1975, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। 49, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? वापस खैर वही बात आ गई है, अनुच्छेद 352 रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 50वां, आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा देश की विधायिका का कार्यकाल 5 से बढ़ के 1 साल बढ़ गया था ना, तो 6 हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। 51वां क्वेश्चन देखो, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रधानमंत्री का मतलब प्राइम मिनिस्टर, और ये हो जाएगा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर, और ये हो जाएगा राज्यसभा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला 52, जनता पार्टी जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 76-77 में, ठीक है, ध्यान रखना। जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1977 में। आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा संशोधन पारित किया गया जब आपातकाल हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 54 देखो, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय, तो समझ तो गए होंगे, आपातकाल जिसने लगाया था, इमरजेंसी जिसने लगाई थी, वही सीधी सी बात है इंदिरा गांधी, उसी के टाइम पर संविधान संशोधन होगा। सन 1980 के आम चुनावों के पश्चात केंद्र में किस दल की सरकार रही? 1980 की बात कर रहे हैं अपन, 1980 के आम चुनाव के बाद में वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी, यह ध्यान रखना। 1980 के आम चुनाव के पश्चात केंद्र में, ठीक है। 56, बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये पहले ही मैंने भी बात की थी, जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। लोकदल की स्थापना, लोकदल जो पार्टी है उसकी स्थापना की तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह ने। फिर जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1998 के अंदर, ठीक है ना। भारत रत्न कब मिला इनको? 1998। 59 देखो, लोकनायक के नाम से किस भारतीय राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, जिनको भारत रत्न मिला, ठीक है। 60वां, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति के पहलू संघर्ष, निर्माण, प्रचार, संगठन, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द एबव। 61, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के समय किया गया? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी। 62, लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ विपक्ष ने कौन सा चुनाव लड़ा कि अब तो लोकतंत्र में बचाना चाहिए? तो ये लड़ा था 1977 का चुनाव, 1977 का चुनाव लड़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका खाली जगह है, कांग्रेस पार्टी में टूट के पश्चात मोरारजी देसाई
मतलब कांग्रेस पार्टी में जो टूट हो गई थी तो मोरारजी देसाई चले गए थे कांग्रेस ओ में, ठीक है ना, कांग्रेस ओ में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ओ मतलब ओल्ड, भाई ओल्ड बोल दो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, और नई वाली जो थी वो इंदिरा गांधी की थी। 65 देखो, निम्न में से कौन से नेता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी बगावत के नेता थे? आजादी से पहले तेभागा, वेरी इंपॉर्टेंट, तेभागा आंदोलन में भी भागीदारी इनकी रही है। तो चारू मजूमदार, नक्सलवादी अपन पीछे बात की थी, उस बगावत के भी नेता थे चारू मजूमदार। ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तेभागा मूवमेंट है इनका संबंध किससे? तो चारू मजूमदार। नक्सलवादी बगावत पे संबंध तो भी आपके चारू मजूमदार। बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन कब छेड़ा तथा इस आंदोलन में किस नेता को बुलाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण, मार्च 1974। 1975 में किस नेता ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया था? मार्च टू पार्लियामेंट, तो वही है भाई, कौन? जयप्रकाश नारायण, भारत रत्न सम्मानित। 68 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता, जो रेल स्ट्राइक हुई थी 1974 में, उसमें अभी पीछे मैच द फॉलोइंग पढ़ा था अपने, जॉर्ज फर्नांडिस। 69 इनमें से कौन सा कथन सही है? मतलब आपके सामने ऑप्शन 4 है। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. राय को मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनाया। सारी की सारी बातें सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 3, ठीक है ना, ध्यान रखें। 70 निम्न में से कौन से नेता जिन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार किया और भारत छोड़ो आंदोलन के नायक रहे, कश्मीर में शांति के प्रयास किए, चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण करवाया? ये सारी बातें कौन से बंदे में थी? जयप्रकाश नारायण में, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। इन्होंने ये सारे काम इन्होंने किए हैं। 71 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक, ठीक है ना, इलीगल घोषित कर दिया? वो थे A.N. रे, ध्यान रखना, ठीक है ना। A.N. रे तो नहीं थे यार, जगमोहन सिन्हा होना चाहिए, ए होगा भाई, जगमोहन लाल सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 72 जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के दबाव डाला, ठीक है। इन दलों ने 25 जून 1975 को कहां पर एक विशाल प्रदर्शन किया? तो दिल्ली का रामलीला मैदान, ठीक है ना। 73 प्रेस सेंसरशिप के नाम से किसको जाना जाता है? तो कुछ भी छापने से पहले आपको परमिशन लेना जरूरी है, तो फिर मतलब क्या छापने का, ठीक है ना, क्योंकि आपके सामने फिर वो मीडिया की आजादी कहां गई, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन पूछे तो पद्म भूषण से सम्मानित किस कन्नड़ लेखक ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी वापस लौटा दी कि मुझे ये पद्म भूषण नहीं चाहिए? शिवराम कारंत। 75 आपातकाल के दौरान संविधान का, ये भी खेल अपन पीछे पढ़ भी थी, 42 और संविधान संशोधन है, ये 2-3 क्वेश्चन कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएंगे, कोई फर्क। 76 कालीकंठ इंजीनियरिंग कॉलेज केरल के अंतिम वर्ष के किस छात्र को 1 मार्च 1976 के दिन एक अन्य छात्र जोसेफ चार्ली के साथ छात्रावास से उठा लिया गया तथा उस छात्र की पुलिस हिरासत में फिर मौत भी हो गई? पी राजन, ठीक है ना। 77 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद की होड़ मची रही। इस होड़ में भाई सारे ही नेता थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, ये सारे नेता थे जो कहे कि मैं पीएम बनूंगा और वो कहे मैं पीएम बनूंगा। 42 में संविधान संशोधन के जरिए निम्न में से कौन सा फेरबदल या बदलाव हुआ? देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से घटाकर 4, ना, ये वाली बात सही है, देश की विधायिका को 5 से बढ़ा के 6, पीछे मैंने पढ़ा भी था, 1 साल बढ़ा दिया था। 79 देखो, पद्मश्री से सम्मानित
किस हिंदी लेखक ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी वापस लौटा दी? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु, जो अपने हिंदी में पढ़ते हैं, ये पद्मश्री सम्मानित थे, लेकिन इन्होंने, लेखक ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में कहा कि मुझे नहीं चाहिए आपकी ये पदवी। 80 जनता पार्टी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कितने माह बाद अपना बहुमत खो देती है? कौन? जनता पार्टी। मोरारजी देसाई की सरकार मात्र 18 महीने 1.5 साल तक की चली थी। जनता पार्टी के बहुमत खो देने के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी? तो दूसरी बन रही है चौधरी चरण सिंह। हालांकि इनकी सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली, 6-7 महीने बाद इनकी सरकार भी फिर गिर गई। 1980 के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की। इस सफलता में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली? वापस 353, 353 सीटें मिली। निम्न में से कौन सा नेता जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन किया। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहेंगे, ये है भाई चौधरी चरण सिंह। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी के 2 बार सीएम भी रह चुके। 84, इनमें से कौन से नेता जो स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के कांग्रेसी नेता और 1977-79 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री रहे और संविधान सभा के सदस्य भी रहे? जगजीवन राम। 85, देखो, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए, ये लोकप्रिय नारा किस आंदोलन के अंतर्गत चलाया गया था? द्रविड़ मूवमेंट था भाई, द्रविड़ मूवमेंट। ठीक है ना, द्रविड़ आंदोलन में बात कही थी कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए और दक्षिण जो साउथ में बढ़ती है स्टेट, वो हर दिन घटते जाए। ठीक है ना, ये चीज है। जम्मू एवं कश्मीर के हिंदू शासक का नाम तो आप समझ गए होंगे, कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, हरि सिंह। ठीक है ना, हरि सिंह। अगला देखो, विविधता के सवाल पर भारत ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, या राजनीतिक, पॉलिटिकल, या सामाजिक, सोशल, या कल्चर? लेकिन आपको पता ही, हमने तो डेमोक्रेटिक अपनाया था, लोकतांत्रिक अपनाया था। 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना? तेलंगाना बना। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2014 में। 89, जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हामिद अंसारी। इनमें से कोई नहीं समझ गए क्या जम्मू कश्मीर के बने थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, या आगे से आगे लिस्ट चल रही थी आगे फिर, है ना। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली, समझ गए होंगे, अकाली जो है दल का गठन किया गया, सिखों का अकाली। 91, द्रविड़ आंदोलन जो मूवमेंट मैन था, उनके फाउंडर किसे माना जाता है? समझ गए होंगे, नाम में आपको साउथ जैसा लग जाएगा, AB रामास्वामी नायकर। ठीक है ना। 92, इंदिरा गांधी की हत्या अगर पूछे आपसे, कब हत्या हो गई थी? व्हेन वाज इंदिरा गांधी असैसिनेट बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो। 1984 में हुई थी, 31 अक्टूबर 1984। फिर देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पता ना, ब्लू स्टार पंजाब, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चलाया था 1947 से पहले। जम्मू कश्मीर का शासक आपको पता कौन था? हरि सिंह। 1947 से पहले, आजादी से पहले। गोवा भारत संघ का एक राज्य, मतलब ऐसा मान लो कि गोवा भारत में कब मिला? पुर्तगालियों से छीन लिया अपन ने 1987 में। 96, देखिए, धारा 370 किस राज्य संबंधित है? जिसको संवैधानिक वहां से मतलब कंप्लीट डिस्मिस जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है? गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब। जिसके नाम में असम हो तो असम में होगी फिर। 98, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों के नाम से नहीं जाना जाता? 7 सिस्टर में कौन सा नहीं आता? ATM आना मम्मी। ट्रिक याद है क्या? ATM आना मम्मी, ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है भाई। ATM आना मम्मी, इसमें क्या क्या आता है? देखिए, आंसर बताओ। इसमें राजस्थान है क्या? राजस्थान नहीं है, हरियाणा नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि इस ट्रिक में नहीं आते। ऐसे आप असम मान लो, चाहे असम मान लीजिए, कोई बात नहीं। टी से तेलंगाना मान लीजिए। ठीक है, टी से तेलंगाना है क्या? टी से हमने लेंगे त्रिपुरा, तेलंगाना नाम आ गया, सॉरी। टी से लेंगे अपन त्रिपुरा भाई, त्रिपुरा। तेलंगाना कैसे मान लेंगे? त्रिपुरा है। मैं से आप कुछ मान सकते हो, मेघालय मान लो, चाहे मणिपुर मान लो, बात एक ही है। एम से हो जाएगा मणिपुर। आ से क्या है आपका? आ से अरुणाचल प्रदेश ले लो, चाहे असम ले लो। ठीक है, ऐसे ले लेंगे अपन अरुणाचल प्रदेश। असम तो ले चुके ना, तो अरुणाचल प्रदेश ले लेंगे, अरुणाचल
प्रदेश ना से नागालैंड हो जाएगा, ना से नागालैंड हो जाएगा। और इस वाले में से क्या रखेंगे बताओ, इस वाले में से अपन मेघालय रख लेते हैं, मेघालय रख लेंगे, और मी से रख लेंगे अपन मिजोरम, ठीक है ना। इस अपन क्या रख लेंगे, मिजोरम। तो ये एटीएम आना मम्मी याद रखना भाई, 7 सिस्टर है, इस तारीख की सारी 7 सिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी सब आते हैं। 99 पंजाब में हरियाणा, पंजाब और हरियाणा राज्य कब बने, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1966 में, वेरी इंपॉर्टेंट। और 100 देखो, शतक पूरा। असम को बांटकर किन प्रदेशों को बनाया गया, ये अपन पहले भी ले चुके, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुए, अभी पीछे भी लिया था अपन, दिसंबर 1961। पहला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, तो आर्टिकल 370, अब नहीं है। सिक्किम विधानसभा के लिए प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव, सिक्किम जो है उसमें फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के 1974 में, सही है ना, 1974 में सिक्किम में, ध्यान रखना। अगला, डीएमके किस राज्य में सक्रिय है, डीएमके पार्टी है तमिलनाडु, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा, अंगमी जापू फिजो किसकी आजादी के आंदोलन के नेता थे, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अंगमी जापू फिजो थे नागालैंड के, ठीक है ना, नागालैंड के थे। और पांचवा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ठीक है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये अपने जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। अब वैसे ये राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, खैर वो बात अलग है कि ये अपने केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आंदोलन किसे माना जाता है, बोडोलैंड, असम, गोरखालैंड या द्रविड़, तो ध्यान में द्रविड़ जो मूवमेंट था उसको सबसे बड़ा मूवमेंट आंदोलन माना जाता है। शेख अब्दुल्ला के निधन के पश्चात नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व, ये पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, ठीक है ना। आगे, पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान कौन कौन से थे, कि मारे गए निरपराध व्यक्तियों के लिए मुआवजा दो, सेना में भर्ती और नवंबर दंगों की जांच कराओ, और सेना से निकाले व्यक्तियों को पुनर्वास दो, सारी की सारी बातें हैं वो पंजाब समझौते में रखी गई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाली राहदारी कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 24 से 26, तो ध्यान रखें 22 किलोमीटर, किलोमीटर में आगे डिस्टेंस, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख, ये फैक्चुअल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और डीएमके ने किस भाषा का विरोध किया था, आपको पता ही है, हिंदी भाषा का इन्होंने विरोध किया था, बेसिकली ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन, आसू, AASU, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, या फिर ऑल ओवर स्टूडेंट यूनियन, या फिर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ध्यान रखना, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, AASU की फुल फॉर्म है। धारा 370 को समाप्त करने के पक्ष में कौन सी पार्टी रही है, तो आपको पता है बीजेपी, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, राज्य के बहुमत की सहमति से संसद द्वारा, लेकिन नहीं पार्लियामेंट में आपको संसद में विधेयक द्वारा इनकी बाय बिल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आपको बिल मतलब लेके जाना पड़ेगा, विधेयक को पास करना पड़ेगा संसद में। निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक कौन सा बताओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली ये नई पार्टी है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला, 1961, 63, 65 और 67, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्चुअल है। नागालैंड को 1963 में राज्य का स्टेट का दर्जा मिला। और लाल डेंगा किस दल के नेता थे बताओ, लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट, डीएमके नहीं, मिजो नेशनल फ्रंट के ही थे, ठीक है ना। 19वां, ये खाली जगह हैं, को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय भूभाग के किस क्षेत्र को 7 बहनों का भाग कहा जाता है, एलटीए माना मम्मी, वो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, एलटीए माना मम्मी नदन जो क्षेत्र है 7 बहनों के नाम से
जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा जो पंजाब, अमृतसर पंजाब के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1984 है 2 ऑप्शन में, लेकिन महीना जून है और जबकि बी में जनवरी है। ठीक है। 22वां, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन कहां चले? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी में। बिल्कुल सही बात है, भाषा के आधार पर ये स्टेट जो थे इनमें आंदोलन मूवमेंट चले। 17वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा कितनी सीटें आई थी? 17वीं लोकसभा में 108, 254, 303 या 154, तो ध्यान में 303। भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप है हमारे यहाँ पर कौन? एक दलीय है, द्विदलीय, बहुदलीय। हमारे बहुदल है, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं ना यहाँ पर, तो मल्टी पार्टी यहाँ पर का राज करती है। 2 पार्टियां नहीं, 2 नहीं है, 1 भी नहीं है, मल्टी है। मुस्लिम महिला अधिनियम में पास किया था, मुस्लिम वुमेन्स एक्ट वॉज पास्ड कब? 1986 के अंदर। ठीक है ना, 1986 मुस्लिम महिला अधिनियम पास किया गया। निर्बल व अस्थिर शासन जिस प्रणाली का दोष है, यानी फॉल्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ वीक एंड अनस्टेबल गवर्नेंस, वो है हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम ही रहता है। ये बहुदलीय पार्टियां जहाँ पर भी, वहाँ पर थोड़ा सा अस्थिर रहता है, दल बदलू लोग बहुत होते हैं, इस पार्टी से उस दल में चले जाएंगे, कभी उस दल में चले जाएंगे। ठीक है। 27वां, हिंदुत्व शब्द गढ़ा गया दीनदयाल उपाध्याय, मोहन भागवत, नाथूराम गोडसे या फिर वीडी सावरकर। हिंदुत्व जो शब्द है वो वीडी सावरकर के द्वारा गढ़ा गया। जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी मान लो, बीजेपी मान लो, इसका तो आपको पता है मैंने पीछे भी किया था 1977। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अपन बैकवर्ड क्लास बोल सकते हैं, उनको आरक्षण देने का प्रस्ताव जो है वो मंडल कमीशन जो है बिल्कुल उसके द्वारा, मंडल आयोग के द्वारा दिया गया। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। निम्न में से कौन सा दल अखिल भारतीय दल? अखिल भारतीय दल कौन सा है भाई? समाजवादी राष्ट्रीय दल, कांग्रेस जो है वो अखिल भारतीय दल है। ठीक है ना, राष्ट्रीय दल है, अखिल भारतीय दल है। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को विध्वंस करने की घटना देश दिसंबर के महीने में घटी। कौन दिसंबर का महीना था? तो 1992, 1992। ये थोड़े करंट के क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में क्षत्रिय दल प्रभावी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रीजनल पार्टीज आर डोमिनेंट? जहां पर रीजनल पार्टियां हैं वो देखो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर है। 33, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी? 1984 की बात चल रही है, उस टाइम पर 415 सीट जो जबरदस्त बहुमत के साथ आई थी। निम्न में दक्षिण भारत की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है? दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वो डीएमके है। ठीक है ना। 35 देखो, बहुजन शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए किया जाता है बहुजन, ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखना। ठीक है ना। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश की राष्ट्रीय राजनीति में किस मुद्दे का उदय हुआ? कांग्रेस प्रणाली, अन्य पिछड़ा वर्ग, मंडल मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा रहा था और इसी ने अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए जो क्या हुआ, आरक्षण की भी व्यवस्था की थी। अपने बड़े ढंग से पढ़ रखा है। राजीव गांधी की हत्या अगर पूछे आपसे तो ईयर आपसे पूछा गया तो राजीव गांधी की हत्या 1991 के अंदर हुई थी। ठीक है, देख लेना डेट भी। 38वां, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसकी सरकार के समय हुई थी? नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर। ठीक है। राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात फिर प्रधानमंत्री जो बने वो कौन बने? नरसिम्हा राव बने। ठीक है ना। आगे देखो 40वां, बहुजन समाजवादी जो पार्टी है, बहुजन समाज हाथी वाली, उसका गठन कांशीराम, ठीक है ना, कांशीराम के द्वारा किया गया। बामसेफ का गठन हुआ। बामसेफ, बीएमसी भी फुल फॉर्म वगैरह अपन सब पढ़ चुके हैं। 1978 में बामसेफ का गठन हुआ। इंदिरा साहनी केस का संबंध इनमें किस विषय में? पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है क्या? तो ध्यान रखें, या फिर मौलिक अधिकार उल्लंघन से संबंधित है या फिर संपत्ति का अधिकार। ध्यान में पिछड़े वर्ग को आरक्षण से संबंधित है इंदिरा साहनी। ठीक है, रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन को लेके इंदिरा साहनी केस हुआ था। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था भाई? चेयरमैन ऑफ द मंडल कमीशन, तो नाम में जो है वही बीपी मंडल। ठीक है ना। और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? राजग सरकार ने, संपर्क सरकार ने, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने या वाम मोर्चा सरकार ने? ध्यान रखना, उस टाइम पर किया था नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने, यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। फिर मंडल मुद्दा जो है वो किन वर्गों के लिए? तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, ओबीसी जो है ना उसको रिजर्वेशन की मांग की थी मंडल आयोग ने, मंडल कमीशन ने। मंडल मुद्दा वही था।
भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था, तो प्रजातांत्रिक है या राजतंत्र है, कुलीनता, तो सीधी सी बात है हमारा डेमोक्रेटिक है, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र है, इसको लोकतंत्र बोल दो, चाहे प्रजातंत्र बोल दो, चाहे अपने डेमोक्रेटिक बोल दो, एक ही बात है। नई आर्थिक नीति को अपनाते समय भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जब यहाँ पर बने थे पी चिदम्बरम, बहुत बड़े नेता, ये हमारे जब नई आर्थिक नीति अपनाई थी उस टाइम पर वित्त मंत्री थे। निम्न में से कौन कभी प्रधानमंत्री ही नहीं रहे? मनमोहन सिंह रहे, नरेंद्र मोदी रहे, चंद्रशेखर और सोनिया गांधी। ध्यान रखना, इनमें से अगर मैं बात करूं कौन जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, वो देखो ये तीन तो रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी जो है कभी जो प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, ये भी ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन के अंदर भाई एक बार ठीक कर लेना, क्या क्वेश्चन, अच्छा ये पी चिदम्बरम गलत हो गया है, तभी मुझे लगा ये, क्योंकि पी चिदम्बरम भी हालांकि वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन जब नई आर्थिक नीति बनी थी तब मनमोहन सिंह जी थे जो 10 साल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, 10 ईयर्स हमारे देश के पीएम भी रहे हैं, वो वित्त मंत्री है, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र के ज्ञाता है मनमोहन सिंह। तो ये ध्यान रखना, 47 में सी इज करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट देखो अपना 49, 1989 के चुनाव से भारत में किस राजनीति का दौर शुरू हुआ? तो उसके बाद में भाई ये जो कोalition गवर्नमेंट है, गठबंधन वाली सरकार जो बनती है ना, वो शुरू हो गई। ये लो साहब 50, मंडल कमीशन, ये नाम किनके नाम पे पड़ा था? तो सीधी सी बात है, ये बीपी मंडल, बीपी मंडल का पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं अपन, बीपी मंडल बोलते हैं, जिनका फुल फॉर्म भाई आपने आज जान लिया। ओबीसी का मतलब क्या होता है, काफी बार पूछा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फुल फॉर्म भी अपन को आनी चाहिए। मंडल आयोग का मशवरा क्या था, मतलब क्या बातें रखी गई थी? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में कि मंडल आयोग में बातें थी, पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, पिछड़े वर्ग को नौकरी में आरक्षण दिया जाए, इन समूहों को शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए, सभी की सभी बातें बिल्कुल सही है। 53, बाम से मैंने कहा था ना अभी आगे सब आ जाएंगे, धैर्य रखिए। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये बाम सेफ की फुल फॉर्म है। 1989 89 से 1996 में केंद्र सरकार द्वारा बनाने वाले 2 गठबंधनों या मोर्चों के नाम बताओ। तो एक तो था 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा और एक था 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार, ये 2 थे भाई। नेशनल फ्रंट 1989 है और यूनाइटेड फ्रंट है, गवर्नमेंट है, वो 1996 है। भारत में किस वर्ष में केंद्र में गठबंधन की सरकारों का युग, मैंने अभी कहा भी था, पीछे भी ले चुके, 1989 के चुनाव के बाद में गठबंधन कोalition गवर्नमेंट, मतलब 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाने वाली गवर्नमेंट चलन आ गया। राजग, अब पीछे अपने क्वेश्चन में लिया था एक राजग, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये होता है राजग हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनडीए, मतलब बीजेपी का गठबंधन। बीजेपी जिस भी पार्टी से मिलकर बनाती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, 1977 से 1979 में किस राज्य में सांसद चुने गए, एमपी चुने गए? तो वो चुने गए बिहार में, ठीक है। अगला देखो, यूपीए का पूरा नाम, ये कांग्रेस का गठबंधन है। बीजेपी किसी सरकार मिलकर बनाती है तो एनडीए हो जाता है, और कांग्रेस किससे मिलकर बनाती है तो यूपीए। तो उसका नाम क्या है बताओ? यूनाइटेड प्रोग्राम अलायंस या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ध्यान रखें प्रोग्रेसिव अलायंस होगा भाई इसका, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, अकेडमी नहीं होगा। तो ध्यान रखें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये यूपीए है। और बीपी मंडल सन 1968 में मात्र 1.5 माह तक किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सीएम बने? तो वो बिहार के सीएम बने थे, मात्र 1.5 महीने, 1.5 मंथ, ठीक है ना, ओनली 1.5 मंथ तक के लिए ये रहे थे। तो भाई ये क्वेश्चन है आपके इस तरीके से। इंडियन जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी जो है ना अपनी, इंडियन पॉलिटी अपनी कंप्लीट हो गई है एमसीक्यूज वाली सीरीज से, ठीक है ना। अपन ने पहले 100+ किए, फिर सेकेंड 100+ किए, थर्ड में 100+ किए, इसमें ऐसा मान लो कि 60 किए। तो ये 360+ एमसीक्यूज से बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। वन लाइनर भी तैयार हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी तैयार है, मैच द फॉलोइंग भी तैयार है। इनको कंठस्थ याद करके रखना है। ओके।